दुरानी साहब की स्टेटमेंट अगर मैं आपके सामने रखूं, अभी तो इलेक्शन तकरीबन 40-45 दिन की मुसाफत पर है। आज से ये लोग कहना शुरू हो गए हैं कि 1977 की याद ताजा हो। ज़ाहिरी बात है, उनका अपना एक नुक्ते नज़र तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन इलेक्शन की जो एनवायरनमेंट है या इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसके दो हिस्से होते हैं मेरी नज़र में। एक प्री पोल एनवायरनमेंट और दूसरा पोलिंग डे। जो प्री पोल एनवायरनमेंट है वो तो काफ़ी हद तक उसमें सवालात उठ चुके हैं। फिर इसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि एक मखसूस जमात और मियां नवाज शरीफ साहब वो निज़ाम के लाडले के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जो पोलिंग डे है, उस पोलिंग डे पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वायलेंस ना हो, नंबर एक, खैर खैरियत से अमन अमान से पोलिंग का मरहला मुकम्मल हो, और पोलिंग वाले दिन कोई हमें ऐसी बड़ी शिकायत ना मिले, और जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आरटीएस का फेलियर हुआ था कि उस तरह की कोई ऐसी बात ना हो कि जिसके नतीजे में पोलिंग डे के ऊपर भी सवालात उठ जाए। 25 करोड़ का ये मुल्क है और अब जिस नहज पे पहुंच चुका है, हमें सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उन रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। कागजात नामजद की छीने गए, जो कि बड़ा मुनफरिद और बड़ा दिलचस्प वाकया है। शायद दुनिया में भी इस तरह से कभी नहीं हुआ होगा कि कागज ही, जिसके हाथ में जो कागज हो, लोग वो छीन लिए गए। तो अगर अभी ये सब कुछ हो सकता है, तो इलेक्शन वाले दिन तो बैलेट डब्बों को कैसे महफूज करना होगा, बैलेट पेपर को कैसे महफूज करना होगा, उस दिन पे तो बहुत कुछ छीना जा सकता है। पॉलिटिकल प्रोसेस है, और जो स्पेशली इलेक्शन का प्रोसेस है, वो एक बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है कौमों के लिए, और उसके अंदर टेम्पर्स हाई होते हैं। हमारी ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पोलराइज्ड है। कागजात छीनने के जो वाकयात हैं वो तो कैंडिडेट से चले छीने गए, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी एक वाकया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में भी कागज छीने गए, पिटिशन एक छीनी गई। आई थिंक खोसा साहब के जो क्लर्क थे उनसे छीनी गई। तो ये अनहर्ड ऑफ इंसिडेंट्स हैं, एंड आई होप कि ये रिपीट नहीं होंगे ये इंसिडेंट्स, और ईसीपी और हाई कोर्ट्स तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी हर कैंडिडेट को जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, और अदालतें उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगी, जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा। काजी पाकिजा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले उनकी जो परसेप्शन थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, डेमोक्रेट, ह्यूमन राइट्स, गार्डियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, बहुत सारी चीजें शायद पहले से ज्यादा खुलकर हुई है गलत, या बहुत ज्यादा चीजें ज्यादा खराब नजर आई है। अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठे? जी बिल्कुल, पूरे निज़ाम पर सवाल उठेगा कि क्या जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त इंटरवेंशन करके मुल्क को मज़ीद इंतशार से बचाने के लिए जो फैसले दिए जा सकते थे वो दिए गए या नहीं। काजी साहब की इब्तिदा मुझे पर्सनली तो पसंद आई, इसलिए पसंद आई थी कि उसके अंदर उन्होंने, जहाँ लोग हमेशा दूसरों की गलतियों की बात करते हैं, अपनी गलतियों की पर चश्मपोशी कर जाते हैं, उन्होंने अपने इदारे की गलतियों को भी तस्लीम किया। और फिर इसी तरह इलेक्शंस का जो मामला है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में हमें काफी, और काजी साहब में ये काफी हमें नजर आया कि वो इलेक्शंस कराने के लिए एक स्ट्रांग पोजीशन लिए हुए हैं। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि 45 साल पहले होने वाली ज्यादती का तो हम आज इजाला करने जा रहे हैं। आज अगर कोई ज्यादती आज के दिन हो रही है, हाल में हो रही है, उसको हम रोक नहीं पा रहे, कि हम हर काम 45 साल गुजरने के बाद क्या करेंगे? है कि मुस्तकबिल की जो अदालतें हैं वो आज के जो फैसले हैं उनके ऊपर नादिल हो। इसीलिए मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ एक ड्रीम ही रही है हमारे मुल्क में, और उसका जो उस सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है वो अदलिया के ऊपर आयद होती है। अनफॉर्चुनेटली रूल ऑफ लॉ और ये सारी बातें तो अब हमें एक आइडियलिज्म की बातें लगती हैं, किताबी बातें लगती हैं। प्रैक्टिकलिटी में तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। जहां तक भुट्टो साहब के रेफरेंस का ताल्लुक है, हिस्टोरिकल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था, उसको एड्रेस करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तारीखी जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक बेगुनाह शख्स को फांसी दी, और मुल्क की जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको अनस्पीकेबल टर्म्स में उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस तो करना चाहिए और अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में भी मुनासिब फैसले देने चाहिए जिनके ऊपर बाद में शर्मिंदा ना हो। ये जो बलोच मिसिंग पर्संस का और इस्लामाबाद में धरना, और ये जो मामला रिसेंट एपिसोड है, ये मिसहैंडल हुआ है निगरान हुकूमत से, या इसी तरह से होना था जैसे पहले भी होता रहा है? ये मसला सॉर्ट आउट होगा? जो पैगाम यहाँ से इस्लामाबाद से गया है वो पैगाम अच्छा पैगाम नहीं गया। मैंने तो उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी, मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया, और यही कहा कि अगर जो मुजाहिरीन है उनको इस्लामाबाद आने दिया जाता, वो यहाँ पर कैंप करते,
प्रेफरेबली वजीर इंसानी हकूक उनके पास चले जाते, उनकी बात सुनते और वजीर आजम साहब तक पहुंचा देते तो कौन सी आफत आ जानी थी। अगर इंतखाबी निशान नहीं मिलता तहरीक इंसाफ को, जो उसका रिवायती निशान है पल्ला, आजाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट करेंगे, तो क्या पर बहुत बड़ी तादाद में लोग अगर आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होते हैं, तो जो लोग मुंतखब थे या जो तहरीक इंसाफ पे थे, अगर वो दबाव में तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर होते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो जो आजाद मुंतखब होकर आएंगे उनमें कौन सी ऐसी कोई ताकत होगी कि वो स्टैंड ले सकेंगे किसी भी प्रेशर के खिलाफ, फिर वो आजाद होकर भी किसी को ज्वाइन कर लेंगे। अगर हम रियलिस्टिक एनालिसिस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बल्ले का निशान विड्रॉ हुआ है, गो कि पीटीआई उसको चैलेंज भी करेगी अदालतों में, अगले 10-15 दिन हम देखेंगे, तमाम निगाहें अदालतों की तरफ होंगी कि वो रिस्टोर उसको करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है उसके अंदर मुझे तो ऐसा लगता है जो इनके कैंडिडेट्स हैं और जो स्पेशली वोटर है पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का, उसके लिए इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। बल्ले का निशान अगर ना हुआ तो सबसे पहला विक्टिम होगा, टर्नआउट मुझे लगता है कि कम होगा आने वाले इलेक्शंस में अगर बल्ले का निशान ना हुआ।